नमस्कार। ये वीडियो है आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए। इस वीडियो के अंदर आपको प्री प्लस मेन कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में आपके पास रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक बैरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसको हम बैरेक्ट के थ्रू ही कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना बैरेक्ट ओपन कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से इसको याद कर पाएंगे अपने प्री एग्जाम के लिए भी, और साथ ही साथ अपने प्री मेन एग्जाम के लिए भी इसको आप याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना बैरेक्ट ओपन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करो तो इसका वैसे इसका लोग डीवी एक्ट बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है PWDB एक्ट। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, और इसका एक्ट नंबर 43 है। टोटल चैप्टर्स में 5 हैं, टोटल सेक्शन इसमें 37 है। इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में है और इसकी कमेंसमेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006। और सिग्नेचर इस पे कब हुए थे, इस पे सिग्नेचर हुए आपके 13 सितंबर 2005। दोनों ही प्री का क्वेश्चन है। सिग्नेचर डेट क्या है, 13 सितंबर 2005। इसका एनफोर्स कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 में। तो याद रखना, सिग्नेचर जो है सेम ईयर में हो गए थे। ठीक है, और ये कमेंस कब हुआ था, 1 साल बाद हुआ था। तो इस एक्ट का नाम क्या है, 2005 का है। 2005 का ना, देखो सिग्नेचर तो अपने 13 सितंबर को ही हो गए थे 2005 को, लेकिन यहाँ पे कमेंसमेंट कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को हुआ था। सबसे पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी। कोई भी कानून पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर हमेशा 1 प्रीलिमिनरी होता है, और जो बात करता है सेक्शन 1 से लेके 2 तक। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 कहता है मैं डोमेस्टिक वायलेंस हूँ। जो एक्ट का नाम है उसका डेफिनेशन और उसके पूरा चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 2 डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन नंबर 3। जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आपको भागे भागे कहाँ जाना होता है, जनरली हम पुलिस के पास जाते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर भी कोई लोग हैं, तो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ यहाँ पे 4 लोग हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर है और मजिस्ट्रेट है। तो 4 लोगों के पास हम जाएंगे, 4 से लगा के 11 तक। देन फिर क्या करेंगे, रिलीफ दिलाएंगे इसको। क्या करेंगे, रिलीफ, जो बात करता है 12 से 29। जब भी रिलीफ वर्ड आता है, अनुतोष जब शब्द आता है, तो उसका नेचर सिविल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, सिविल। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, ये क्वाजी सिविल है, क्वाजी क्रिमिनल है। क्योंकि यहाँ रिलीफ है इसलिए क्वाजी सिविल है, और आगे हम पढ़ेंगे इसमें पनिशमेंट भी है, इसलिए क्वाजी क्रिमिनल है। इसलिए इस एक्ट को बोलते हैं क्वाजी सिविल, क्वाजी क्रिमिनल। और देन आता है मिसलेनियस, जो है सेक्शन 30 से लेकर 37 तक। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया कहाँ से है, तो आप ऑब्लिक करके लिखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहाँ से आया है आपके। तो आप कहेंगे कि ये आर्टिकल 15 क्लोज 3 से आया है। कहाँ से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के क्लोज 3 से ये आया है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए स्पेशल एक्ट है। इस एक्ट की जो सबसे अच्छी क्वालिटी वो ये है कि इस एक्ट में विक्टिम कौन है, हु इज द विक्टिम। तो इस एक्ट की विक्टिम है हमारी फीमेल। अभी जो फीमेल होती हैं, ये फीमेल कौन हो सकती है, क्या हमेशा पत्नी होना जरूरी है, नहीं। ये फीमेल वाइफ के रूप में हो सकती हैं, ये एक डॉटर के रूप में, बेटी के रूप में हो सकती हैं, ये मदर भी हो सकती हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पीड़ित होगा, जो विक्टिम होगा, जिसको हम यहाँ पे एक वर्ड बोलेंगे एग्रीव्ड पर्सन। यहाँ पे विक्टिम को क्या वर्ड यूज किया जाएगा, एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन मतलब हमारे पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है ना, व्यथित व्यक्ति। क्योंकि विक्टिम का मतलब ही यही है, लेकिन विक्टिम हम कहाँ पढ़ते हैं, CRPC में 2WA में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे यहाँ पे विक्टिम। तो यहाँ पे विक्टिम, लेकिन यहाँ पे ऑफेंडर कौन होगा, यानी गुनहगार। यहाँ ऑफेंडर तो IPC का ऑफेंडर आ जाता है। तो यहाँ पे बोला गलती करने वाला, जिसकी गलती किसकी है। तो यहाँ पे पहले ये था कि मेल पर्सन की गलती होती है, जैसे हस्बैंड हो सकता है, फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, फादर इन लॉ हो सकता है, ससुर हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, ब्रदर भाई हो सकता है, पति, यानी इस रूप में कोई भी हो सकता है मेल। फिर एक केस आया, और केस है हरसोरा वर्सेस हरसोरा। अभी लिखाऊंगी मैं आपको। तो हरसोरा वर्सेस हरसोरा केस में कहा कि नहीं, अगर मेल के साथ किसी फीमेल को भी जो है हम यहाँ पे गलतीवार यानी रेस्पोंडेंट समझ सकते हैं। यहाँ पे जो गलती करता है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया, रेस्पोंडेंट। जैसे विक्टिम के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, एग्रीड पर्सन। ठीक वैसे ही रेस्पोंडेंट, यहाँ पे जो गलती करने वाला उसके लिए रेस्पोंडेंट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो ये छोटा सा कानून है जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बना गया है। हर चीज का यूज और मिसयूज होता है, हमें उस पर नहीं जाना। हमें ये जाना है कि हमारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूं। सेक्शन नंबर 1 2 का 2।
सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। आइए अपना बैलेट ओपन करेंगे। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट की बात करते हैं तो इसका शॉर्ट टाइटल है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बात करता है हमारे पास, तो आता है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है। और कब से होल ऑफ इंडिया में आया है? हमारे 31 अक्टूबर 2019 से आया है। तो लिख दीजिए 31 अक्टूबर 2019 से अब इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में है। और थर्ड वन कहता है ये कौन सी डेट को आएगा? अंडरलाइन कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कहता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। तो कौन सी डेट से आएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन सी डेट दी है? 26 अक्टूबर 2006। ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। सेक्शन 2 कहता है मैं डेफिनेशन हूँ। किसकी बात करता है? सेक्शन 2 कहता है मैं डेफिनेशन क्लोज हूँ। यहाँ पे ABCD दी गई है। फर्स्ट इज योर अग्रीड पर्सन। किसकी बात करता है? अग्रीड पर्सन। हिंदी में बोलते हैं व्यथित व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है अग्रीड पर्सन कौन है? फीमेल। अंडरलाइन करेंगे, फीमेल यानी महिला। क्या करती है? रेस्पोंडेंट पर एलिगेशन लगाती है। रेस्पोंडेंट के साथ में रहती है, उस पर एलिगेशन लगाती है। तो अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे विक्टिम जो है फीमेल है और रेस्पोंडेंट के साथ घरेलू संबंध में है अथवा रह चुकी है और जो रेस्पोंडेंट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के किसी भी प्रकार के कृत्य के अधीन रह चुकने का अभिकथन करती है। वो कहती है, वो स्टेटमेंट करती है कि मैं रेस्पोंडेंट के साथ रह रही हूँ या रह चुकी हूँ और रेस्पोंडेंट ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। ठीक वैसे ही जब आप पढ़ना सीआरपीसी में भी ऐसे ही है बेटा। जब आप पढ़ेंगे सीआरपीसी सेक्शन नंबर 2AA, वहां पर भी यही कहता है हु इज ए विक्टिम। विक्टिम वह होता है जिसे लॉस और इंजरी हुई है और जो कि एलिगेशन लगाती है। किस पर एलिगेशन लगाती है? अक्यूज्ड पर, किसने मेरे साथ जो है ऑफेंस कमिट किया है। ठीक वैसे यहाँ पर इन्होंने कहा, तो अंडरलाइन करेंगे अग्रीड पर्सन मीन्स एनी वीमेन हु इज और हैज बीन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट एंड हु एलिज टू, अंडरलाइन कीजिए एलिगेशन, यहाँ पर भी एलिज है वहाँ पर भी एलिगेशन है, टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रेस्पोंडेंट। तो टू ए इज द अग्रीड, तो इसको ऐसे ए अग्रीड पर्सन। टू अग्रीड पर्सन क्यों है? तो ए अग्रीड पर्सन, ऐसा ए इधर आ, तो ए अग्रीड पर्सन आपको याद आएगा। हु इज द अग्रीड पर्सन? फीमेल, फीमेल और ओनली फीमेल। इट्स मीन इस पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो विक्टिम होगी, जो दयनीय होगी, वो हमेशा महिला होगी। महिला कौन? जो नहीं पत्नी हो, वो महिला पत्नी के रूप में हो सकती हैं, बेटी के रूप में हो सकती हैं, माँ के रूप में हो सकती हैं, है ना, किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकती है, लिव इन रिलेशनशिप में हो सकती है, पर सिर्फ घरेलू डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना जरूरी है। वर्क प्लेस में होता है तो दूसरा कानून चलेगा, ऑन द वे कोई छेड़ता है तो दूसरा कानून। घर परिवार के अंदर जो महिला रहती हैं, और घर परिवार में कौन सी महिला रहती हैं? आपकी या तो बेटी या मदर या वाइफ, और अब एक नया रिश्ता आ गया लिव इन रिलेशनशिप के रूप में, वो भी बहन भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है। सिस्टर पढ़ना चाहती है, आप पढ़ने नहीं देते तो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लग सकता है। ठीक है, सेकंड आता है बालक यानी चाइल्ड। तो 2B कहता है मैं चाइल्ड हूँ। ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, चाइल्ड कौन सा सेक्शन में दिया गया है। तो जब यहाँ पे चाइल्ड की बात होती है, हु इज ए चाइल्ड, अंडरलाइन कीजिए, जिसने 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है। कौन है? 18 ईयर से कम का है। हम पोक्सो एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर भी माइनर को डिफाइन किया गया है। तो हमें बहुत सारे ऐसे कानून पढ़ेंगे जहाँ पे बार बार माइनर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पोक्सो में कहाँ पढ़ते? 2KB में पोक्सो में पढ़ेंगे। पोक्सो भी आपके कोर्स में है ना, पोक्सो के 2KB में आपको याद रहेगा। यहाँ पे B है, वहाँ पे D है, तो यहाँ के 2B, B फॉर बालक, इसको ऐसे याद करना, A अग्रीड पर्सन, B बालक, बी फॉर बालक। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो अंडरलाइन करो, यहाँ पे जो आपके पास जो चाइल्ड है वो आपका एक्चुअल चाइल्ड हो सकता है, रियल बच्चा हो सकता है, अडॉप्टिव भी हो सकता है, आपका स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है और आपका फोस्टर चाइल्ड भी हो सकता है। तो चाइल्ड में आपके सारे बच्चे आ जाएंगे। कौन कौन से? आपका खुद का बच्चा, अडॉप्शन वाला बच्चा, आपका सौतेला बच्चा, और जिसको आपने फोस्टर केयर किया वो बच्चा भी आ जाएगा। आजकल फोस्टर जो फोस्टर चाइल्ड हो कैसे रखते हैं, तो एक सीरियल आता है अनुपमा, देखना, उसमें ना अनुज और अनुपमा ने एक फोस्टर चाइल्ड लिया, यानी गोद लेने से पहले आपके पास एक बच्चे को रखते हैं, ये देखने के लिए आप प्रॉपर वे में रख पाएंगे कि नहीं। यदि फाइनल हो जाता है देन उसको आप लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो 2A एग्रीड पर्सन, B बालक को बुला, C फॉर, इसको याद करते हैं, C फॉर कंपनसेशन, C फॉर कंपनसेशन, स्पेलिंग देखो कंपनसेशन COM है तो कंपनसेशन, तो इसको ऐसे याद किया, C फॉर कंपनसेशन ऑर्डर, और 2C कंपनसेशन ऑर्डर। ये कंपनसेशन ऑर्डर हम कहाँ पढ़ेंगे? अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 21 में। तो ये डेफिनेशन है, सिंपल बताता, कंपनसेशन ऑर्डर जो है हम सेक्शन 21 में पढ़ेंगे। A एग्रीड पर्सन, B बालक को बुला, C कंपनसेशन दे दे, ऐसे याद करना है, कहानी बना बना के याद करना है। 2D, D कहता कस्टडी, देखो यहाँ लिखा है ना कस्टडी,
तो इसको ऐसे याद करें, डी कस्टडी, किसकी कस्टडी, बच्चे की कस्टडी, ये तो कोई पुलिस थाना तो है नहीं, तो यहाँ पे हम किसकी कस्टडी ले रहे हैं, बच्चे की कस्टडी। और कहाँ पढ़ेंगे बच्चे की कस्टडी के लिए, तो अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 21, यहाँ पे 22 लिख दो, यहाँ पे सेक्शन 21 में। तो 22 में हम कंपनसेशन लेंगे, 21 में कस्टडी, इसकी डिटेल वहाँ पढ़ेंगे। ए एग्रीड पर्सन, बी बालक को बुला, सी कंपनसेशन, डी कस्टडी दे दे मुझे। फिर आता है 2E, ई कहता है, इसको याद करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट, ये बनेगी नहीं, इसको याद करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट। बेटा इसको बोलते हैं DIR, ठीक वैसे जैसे कि हम पढ़ते हैं CRPC सेक्शन नंबर 154 FIR, ये है हमारी FIR, ये है हमारी DIR। तो एक हमारी DIR होती है एक हमारी FIR होती है। तो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, DIR डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट। तो ये FIR तो जाती है हमारे पुलिस थाने में और ये जाती है हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपके पास दोनों अधिकार है, आप FIR भी कर सकते हैं और आप DIR भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली तो अपन देखते हैं FIR ही होती है, फिर वहाँ पे समझाइश होती हैं, फिर पुलिस वाले प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुला के वहाँ पे आगे प्रोसीडिंग कराते हैं। तो क्या कहता है DIR डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट, सिर्फ है अंडरलाइन करेंगे, व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की परिवाद की प्राप्ति के विहित प्रारूप में बनेगी, लाइक ए कंप्लेंट है ये। तो कहता है DIR मीन अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसिप्ट, अंडरलाइन कीजिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन अग्रीड पर्सन। तो DIR कौन देता है, अग्रीड पर्सन, कौन देता है, अग्रीड पर्सन। और अग्रीड पर्सन कहाँ पढ़ते हैं, 2KA में, तो बार बार ऐसे करेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो A अग्रीड पर्सन, B बालक को बुला, C कंपनसेशन दे दे, D कस्टडी ले ले, E मैं तो डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट दर्ज करने जा रहा हूँ। कहाँ करेंगे, तो आता 2F कहता है, किसकी करेंगे, तो 2F कहता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही हूँ इसलिए करूँगी। तो आइए 2F। तो इस एक्ट की खासियत क्या है कि ये एक्ट तभी अप्लाई होगा जब आपके बीच, उसके बीच, कौन, रेस्पोंडेंट के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो आगे आता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, DR, डॉक्टर होता है DR डॉक्टर, डॉक्टर से रिश्ता रखो, तो DR डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू संबंध से क्या है। कुल मिलाकर इसको ना भी पढ़ो ना, तो दो लोग जब घर में परिवार में साथ रहते हैं वो घरेलू रिलेशनशिप कहलाता है। इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, दो पर्सन के मध्य संबंध जो टाइम के किसी क्षण में जब वे बाय मैरिज, बाय ब्लड, ये लिखा ना, समरक्तता यानी बाय ब्लड, विवाह मैरिज द्वारा, या विवाह की प्रकृति इट्स मीन लिव इन रिलेशनशिप में, है ना, और दत्तक से संबंधित अडॉप्शन है, फिर संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली के साथ में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हो, और साथ ही साथ कहता है साझेदारी की गृहस्थी में एक साथ रहते हो या रह चुके हो अभिप्रेत है। कुल मिला के पारिवारिक मैटर, कुल मिला के फैमिली लोग। अगर आप कहेंगे मैडम हमारे घर पे तो सर्वेंट भी आती हैं, तो क्या वो भी यहाँ पे आएगी, नहीं, सर्वेंट के लिए फिर वर्क प्लेस हो जाता है वो, तो वर्क प्लेस के अपना खुद का कानून बना हुआ है। तो क्या कहता है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड व्हेन दे आर रिलेटेड बाय, अंडरलाइन कर दीजिए, इसको ब्लड रिलेशनशिप लिख दो, जो है ना कॉन्सिग्यूनिटी, इसको ब्लड रिलेशनशिप लिख दीजिए, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, अडॉप्शन और आर फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज ए जॉइंट फैमिली, दैट इज द कॉल डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब आपका क्लियर हो गया, जो घर में एक साथ रहते हैं। ए अग्रीड पर्सन, बी बालक को बुला, सी कंपनसेशन दे दे, डी कस्टडी दे दे, ई हम DIR करने जा रहे हैं, और एफ कहाँ पे करेंगे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप होती है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बाद फाइनली आप बताएंगे कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तो हम पूछेंगे क्या हुआ जी, आप कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ जी, तो आगे आपका जी, तो क्या कहता है 2G डोमेस्टिक वायलेंस, ये है आपका DV एक्ट, जैसे आप बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का वही अर्थ है जो सेक्शन 3 में दिया गया है। तो कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन 3, और सेक्शन 3 का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 2, देखो ये रहा चैप्टर नंबर 2 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 3 है। तो हमने याद करने के लिए दोबारा यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, 2G डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन नंबर 3। तो इसका डिटेल हम सेक्शन नंबर 3 में पढ़ेंगे। देन आता है हमारे पास क्या हुआ जी, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, कैसे हुआ जी, हमने आपसे डावरी मांगी जी, तो अगला कहता है H डावरी। तो आपसे पूछेंगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप कैसे हुई जी, तो आप कहेंगे डावरी मांगी जी, तो H फॉर डावरी। डावरी क्या होती है, ये भी आपके कोर्स में डावरी एक्ट में पढ़ेंगे, और डावरी एक्ट में कहाँ दिया गया है, सेक्शन नंबर 2 में दिया गया है, और डावरी एक्ट भी आप लोगों के कोर्स में है।
यूपी वालों के कोर्स में है, सेक्शन 2 ऑफ डावरी एक्ट पढ़ेंगे तो वो है डावरी। फिर आता है डावरी मांगे तब किसके पास जाओगे कि मेरे से डावरी मांग रही है, मजिस्ट्रेट के पास। तो कौन आई, मजिस्ट्रेट आई, ऐसे याद किया, आई मजिस्ट्रेट आई, कौन आई, मजिस्ट्रेट आई, तो 2 आई मजिस्ट्रेट आई। देखिए बेटा एक चीज सिखाती हूँ आज आपको, जनरली मजिस्ट्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है। जनरली मजिस्ट्रेट वर्ड जब पढ़ते हैं सीआरपीसी में तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों आते हैं। क्या कहा मैंने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मजिस्ट्रेट में सीधा लिख दिया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो फिर यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब यही होगा। तो इन सीआरपीसी ओनली मजिस्ट्रेट के अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों इंक्लूड हैं, बट यहाँ मजिस्ट्रेट को डिफाइन कर दिया और जब डिफाइन कर दिया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। अब आता पहला मजिस्ट्रेट कौन, तो बोला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कौन सा फर्स्ट क्लास में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कहाँ पर केस लगेगा, जहाँ पर रेस्पोंडेंट है विक्टिम रहते हैं। तो अंडरलाइन करेंगे कि सीआरपीसी के अधीन उस क्षेत्र के जहाँ की आपकी अग्रीड पर्सन टेम्परेरी तौर पर निवास करती हैं या फिर रेस्पोंडेंट निवास करता है या फिर जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उस एरिया का उस जुडिक्शन रखने वाला फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और यदि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यहाँ पे आ जाएगा। अब आता आपके पास ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीआरपीसी में कहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लिक करो फटाफट, सीआरपीसी में सेक्शन 6 में पढ़ते, याद आया, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स वहाँ पढ़ते हैं। तो मेरी आदत है बीच बीच में कोरिलेट कराने की, उससे क्या होता है, रिकॉल होता है, पुरानी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी ना वो उससे रिकॉल हो जाती है, ठीक है। फिर आता आपके पास 2H के बाद 2I में आई मजिस्ट्रेट आई, तो A एग्रीड पर्सन, B बालक को लिया, C कंपनसेशन दे दे, D कस्टडी ले ले, E मैं तो DIR करने जा रही हूँ, F मैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो बता दूं पहले, फिर जी मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई जी, और इसके लिए क्या किया आपने, डावरी मांगी जी। डावरी मांगी तो मैं किसके पास गई, कौन आया डावरी को देखने के लिए, मजिस्ट्रेट आई जी। आई के बाद आता है जे फॉर, अब क्या आता है जे फॉर हमें मेडिकल सुविधा चाहिए, तो मजिस्ट्रेट से क्या मांगा, तो मजिस्ट्रेट ने क्या क्या चाहिए जे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेडिकल, इसको जे का फॉर ऐसे याद करेंगे जे, टू जे यानी मेडिकल सुविधा, क्योंकि हमें कुछ मिले ना मिले हमें मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट ने हमें क्या दिलाई, मेडिकल फैसिलिटी दिलाई, इसको ऐसे याद करना, मजिस्ट्रेट आई और हमें मेडिकल फैसिलिटी दिलाई, ठीक है। तो जे कहता है मेडिकल पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी, अंडरलाइन कीजिए, राज्य सरकार द्वारा इस निविद पर्पस हेतु चिकित्सा सुविधा विपरीत है। फिर आता है के चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, तो टू के कहता के चाहिए, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, आपके यहाँ पर ये लैंग्वेज होगी कि आई डोंट नो, के चाहिए मतलब तुम्हें क्या चाहिए, तो के मुझे पैसे चाहिए, पैसे मतलब मॉनेटरी रिलीफ। तो अगला कहता है मॉनेटरी रिलीफ, आर्थिक अनुतोष। बस मॉनेटरी रिलीफ के अंदर मजिस्ट्रेट के पास हम एप्लीकेशन लगाते हैं, जो भी रेस्पोंडेंट ने मेरा नुकसान किया है, जो भी मेरा लॉस किया है, जो भी हानि की है, उसकी मैं डिमांड करूंगी। क्या कहता है देखो, मॉनेटरी रिलीफ से ऐसा कॉम्पनसेशन अभिप्रेत है जिससे मजिस्ट्रेट रेस्पोंडेंट को इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के अनुतोष की मांग की प्रार्थना पत्र को सुनवाने के दौरान किसी स्तर पर घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप किए गए व्यय और भुगती गई हानि की पूर्ति के लिए व्यथित व्यक्ति को भुगतान करने के लिए आदेश कर सकेगा। जो भी रेस्पोंडेंट की वजह से मुझे लॉस हुआ है, इंजरी हुई, वो मैं उसे रिकवर करूंगी। मॉनेटरी रिलीफ मीन्स द कंपनसेशन विच द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रेस्पोंडेंट टू पे टू द अग्रीड पर्सन एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट to meet the expenses incurred and the losses suffered by the agreed person as a result of the domestic violence। अब मॉनेटरी रिलीफ और कहाँ पढ़ेंगे, तो ऑब्लिक करके लिखो सेक्शन नंबर 20। तो ये प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन मॉनेटरी रिलीफ, राइट डाउन प्रोसीजर ऑफ मॉनेटरी रिलीफ। तो ये क्वेश्चन आरजीएस मेन में आ चुका है, तो आपके भी मेन एग्जाम में इस पेपर को जोड़ा गया है यूपी के अंदर, तो उसमें भी आ सकता है। तो 2K रेड विथ सेक्शन 20 पढ़ना है, तो जब मैं सेक्शन 20 पढ़ूंगी तो 2K को वापस आपको रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। तो ए अग्रीड पर्सन, बी बालक को बुला, सी कंपनसेशन दे दे, डी कस्टडी ले ले, ई DIR करूंगा, एफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप बताऊंगा, जी मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई जी, एच डावरी मांगी जी, उसके लिए आई मजिस्ट्रेट के पास आई, मजिस्ट्रेट ने मुझे मेडिकल फैसिलिटी दिलाई और मेडिकल फैसिलिटी मिलते ही मैंने क्या मांगा, मॉनेटरी रिलीफ मांगूंगी, पैसे दो भाई मुझे, मेरे इतना सारा नुकसान किया आपने, तो मैंने क्या मांगा, मॉनेटरी रिलीफ मांगी। के बाद आता है एल आता है नोटिफिकेशन, जनरली ये सभी जगह देखने को मिलता है 2L नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन क्या टाइम टू टाइम उस कानून के अकॉर्डिंग अधिसूचना जारी की जाती है। सीआरपीसी में भी 2M नोटिफिकेशन पता होना चाहिए, इससे क्या होता है रिकॉल करने की एक आदत सी आ जाती है। 2M सीआरपीसी, जब बार बार इन चीज़ों को हम करते हैं ना, वो चीज़ें हमें याद होने लग जाती है, बाकी इनका कोरिलेशन का कोई लेना देना नहीं है, बट चीज़ें याद करना भी तो जरूरी है ना अपन को, इसलिए आता है कोरिलेशन करा देती हूँ। फिर आता है एल, फिर आता है एम,
अधिसूचना हो गए। एम प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब्ड, एल और एम ये लगभग आपको सभी जगह मिलेंगे। एम फॉर प्रिस्क्राइब्ड, और ये भी हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं, प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब 2T सीआरपीसी में। तो इनको बस रिकॉल पर्पस के लिए कि भाई ये रूल और रेगुलेशन से बने होते हैं। फिर आता ओ ऑर्डर, इसको मैंने क्या याद किया, ओ ऑर्डर। कैसा ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, ओ ऑर्डर। इसमें थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर, इसको ऐसे याद करो, ओ प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दो, ठीक है। तो ओ ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर को हम कहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल, सेक्शन नंबर 18 में। ओ के बाद आता पी, इसको देखो दिखा है रेजिडेंस, मैं इसको याद करती हूँ प्रेसिडेंस, तो प्रेसिडेंस रेजिडेंस कभी गलत नहीं, उसको ऐसे याद करती हूँ प्रेसिडेंस रेजिडेंस। तो हम प्रेसिडेंस यानी रेजिडेंस कहाँ पढ़ेंगे, इसकी डिटेल सेक्शन नंबर 19 में। देखो एक चीज़ नोट की, 19 भी आ गया, 18 भी आ गया, ठीक है, 20 भी आ गया, फिर चलते हैं अपने यहाँ पे, देखो 21 भी आ गए, 22, यानी ये देखो 18, 19, 20, 21, 22 बताए थे ना रिलीफ है ना। और ये सारे रिलीफ देखो डेफिनेशन में 21, 22, 20, 18, 19 सबका डेफिनेशन क्लोज भी है। देन आता आपके पास क्यों, अब देखो कितना अच्छे तरीके से याद करेंगे अपन, टू क्यू, इसको मैंने ऐसे याद किया, क्यों तू रेस्पोंडेंट है, अपनी पत्नी के साथ ढंग से रहे ना तो लड़ाई भी नहीं होगी, अच्छे से याद किया ना। तो टू क्यू रेस्पोंडेंट है। रेस्पोंडेंट अब यहाँ पर चेंज हो गया, पहले यहाँ पे रेस्पोंडेंट सिर्फ मेल पर्सन हुआ करता था, देन एक अमेंडमेंट हुआ कि इसका नाम मैं आपको अभी लिखाती हूँ, फिर इसमें फीमेल भी हो सकती है। अब मतलब जो मेल पर्सन की मदर, सिस्टर वो भी इंक्लूड हो सकती है। एक्चुअली ऐसे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फीमेल के लिए, लेकिन बहुत रेयर केस है जब बहन ने भाई पर केस किया हो या माँ ने बच्चों पर केस किया हो, है ना, या मोस्ट ऑफ वाइफ ही हस्बैंड पे करती है, तो फिर वाइफ हस्बैंड पे करती है तो वाइफ हस्बैंड पे करती है तो उस महिला की सास भी आ जाती है, सिस्टर इन लॉ या ननंद भी आ जाती हैं, देरानी भी आ जाती हैं, जेठानी भी आ जाती है, तो इसलिए फिर इसको चेंज करना पड़ा। क्या कहता है रेस्पोंडेंट, देखो रेस्पोंडेंट से कोई भी वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जिसके व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध हैं अथवा रह चुके हैं और उसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की मांग कर चुका है, परंतु यह है कि कोई भी व्यक्ति पत्नी अथवा महिला जो विवाह की प्रकृति के किसी संबंध में रह रही है पति तथा पुरुष साथी के किसी संबंधी के विरुद्ध भी परिवार दाखिल कर सकता है। अभी नया ऐड हो गया, इंग्लिश वाले देखेंगे। रेस्पोंडेंट मीन्स एनी अडल्ट मेल पर्सन who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought by any relief under this act, provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of a marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner। ठीक है, केस का नाम लिखेंगे हीरा लाल हरसोरा वर्सेस, केस का नाम लिखेंगे हीरा लाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा, हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोला 2016। इस केस में कहा गया है कि अब मेल पर्सन के साथ उसकी रिलेटिव जो है वो भी क्या बोलती है रेस्पोंडेंट हो सकती है, क्योंकि पति अकेला कुछ नहीं करता, साथ में सास का सपोर्ट भी होता है ना, ननंद का सपोर्ट भी होता है, तो इस पर्पज से क्या करना पड़ा, इनको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ा, इनको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, देन आता आपके पास तो क्यों टू रेस्पोंडेंट है और ए अग्रीड पर्सन, तो इसके साथ लिखेंगे टू ए और ए के साथ लिखेंगे टू क्यू, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम में, एंटोनियम यानी अपोजिट है। फिर आता है आपके पास आर सर्विस प्रोवाइडर, रर इसको तो याद ही करना पड़ेगा, आर का कोई कंक्लूजन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, तो सेवा प्रदाता को बुलाओ सर्विस प्रोवाइडर, क्यों आर सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर है ना, इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, लाइक एनजीओज भी हो सकती है, कंपनी भी अपने आप पे एक हेड रख सकती है, एक फंड के थ्रू ये लोग चलते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के थ्रू हो सकता है, कंपनी एक्ट के थ्रू हो सकता है, तो जो एनजीओज होती है वो महिलाओं के लिए काम करती है, इनको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल सेक्शन नंबर 10 में। कहाँ पढ़ेंगे इसकी डिटेल, सेक्शन नंबर 10 में। फिर आता है आर, फिर आता है एस, फिर आता है शेयर हाउस होल्ड, किसकी बात करता है,
शेयर हाउस होल्ड, घर होना चाहिए, घर में आप रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो। वो घर किराए का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, या वो घर आपको किसी ने रहने के लिए दिया, जैसे मान लो आपको कोई रिश्तेदार है, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग यहाँ रह लो, बिना किराए के भी रह सकते हो, तो भी माना जाएगा शेयर हाउस होल्ड है। तो जनरली क्या होता है, जब वाइफ की झगड़ा होता है तो उसी घर में एक अलग कमरा उसको दे दिया जाता है, बट कई बार वो घर का ही मकान नहीं है तो अलग से किराए लेके मकान उसको दो, फिर उसका किराया आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ऐसे घर में आप रह रहे जिसमें सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट आपका, आप आजीवन तक आप उस घर में रह सकते हो, तो उसमें भी आपको अलग से फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं व्हाट इज द शेयर हाउस होल्ड। साझा गृहस्थी क्या होती है हिंदी वाले? साझा गृहस्थी से आशय जहाँ वो पर्सन जो व्यथित है रहता है या किसी स्तर पर घरेलू संबंध में या अकेले या प्रत्यार्थी के साथ रह चुका है, जिसमें ऐसी गृहस्थी शामिल है, चाहे वो या तो संयुक्त रूप से या व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिया गया है, या उनमें से किसी के द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिया गया हो, जिसके बारे में या तो व्यथित व्यक्ति अथवा प्रत्यार्थी दोनों संयुक्त रूप से अथवा अकेले कोई अधिकार, शीर्षक, हित अथवा साम्य रखते हैं। इसमें से गृहस्थी शामिल है जिस संयुक्त परिवार का अंग हो सकेगी, जिसके प्रत्यार्थी एक सदस्य होगा। इसका विचार किए बिना कि प्रत्यार्थी अथवा व्यथित व्यक्ति साझेदारी की गृहस्थी में कोई अधिकार, शीर्षक अथवा हित रखता है। यानी इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आ जाएगा आप साथ रहते हो या रह चुके हो। सेकेंड पार्ट में आएगा कि इसी गृहस्थी में आपके घर का मकान भी हो सकता है या रेंटेड भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपके वो जॉइंट हाउस हो सकता है, आप दोनों के नाम का भी हो सकता है। और फोर्थ आ जाएगा कि ऐसा जॉइंट फैमिली भी हो सकता है जिनके साथ आप रहते हो। इंग्लिश वाले मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन अग्रीवेटेड लिव्स और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, आइदर सिंगली और अलोंग विद द रेस्पोंडेंट एंड इंक्लूड्स, और क्या क्या इंक्लूड इसके, तो पहले तो आप उनके साथ रह रहे हो अकेले या फिर उनके साथ रह रहे हो उसी उनके घर में, या फिर इंक्लूड सच ए हाउस होल्ड वेदर ऑन और क्या बोलते हैं रेंटेड, ये आपका ऑन भी हो सकता है, या फिर आप टेनेंट आइदर जॉइंटली बाय द अग्रीड पर्सन एंड द रेस्पोंडेंट और ऑन और टेनेंट बाय आइदर ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आइदर द अग्रीड पर्सन और द रेस्पोंडेंट और बोथ जॉइंटली और सिंगली have any right, title, interest or equity and includes such a household which any belong to the joint family of such which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the agreed person has any right, title or interest in the share household। तो इसमें 4 पॉइंट बन जाएंगे। पहला, आप एक साथ में रह रहे हो। दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा वो घर का मकान भी हो सकता है, किराए का भी हो सकता है। तीसरा बन जाएगा आपके पास, तीसरा पॉइंट आपका बन जाएगा कि या तो उसमें आपका कोई राइट है, टाइटल है, इक्विटी है, इंटरेस्ट है। और चौथा बन जाएगा जॉइंट फैमिली, चौथा बन जाएगा जॉइंट फैमिली। तो इस तरह से आपका शेयर हाउस होल्ड है। तो 2 फॉर एस, एस फॉर शेयर हाउस होल्ड। और देना था 2T, मैं इसको से याद कर दूँ फिर आता 2T, और 2T शेयर आश्रय घर, क्या बोलते हैं इसको, शेल्टर होम। अब जब आप टूट जाते हो, घर परिवार से निकाल देते हो, तो अब नारी निकेतन या अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके रहते हो, तो इन घरों को बोलते हैं शेल्टर होम। और ये शेल्टर होम स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। तो आपने कभी नारी निकेतन का नाम सुना है? वो नारी निकेतन एज ए शेल्टर होम के रूप में काम करता है, एज ए शेल्टर होम के रूप में काम करता है। ठीक है, एक और केस है अपने पास, संध्या मनोज वर्सेस मनोज भीमराव। एक और केस देखो, संध्या मनोज वर्सेस मनोज भीमराव। संध्या मनोज वर्सेस मनोज भीमराव आपके पास आ जाएगा ईयर 2011, 2011। संध्या मनोज वर्सेस मनोज भीमराव 2011 सुप्रीम कोर्ट, 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया कि वो रेस्पोंडेंट में, अब रेस्पोंडेंट में पहले सिर्फ मेल पर्सन रेस्पोंडेंट हुआ करता था, अब फीमेल को भी रेस्पोंडेंट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, तो सेक्शन 2 कहता है मैं डेफिनेशन क्लोज हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका डेमो रहेगा, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख पा रहे हैं। अगर आपको इसी तरह से सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यूपी के अगर लेना है, आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो पूरा पैकेज भी एक साथ ले सकते हैं। इनकी फीस के बारे में आप मुझे कॉल और मैसेज करके पता कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।